निहाल बोला, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड तारा? ये सुनते ही तारा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो फिर से? अब निहाल भी हंसने लगा और बोला, हाँ यही समझ लो फिर से। जिस पर तारा ने हाँ में सिर हिला दिया, मगर कुछ बोली नहीं। तो निहाल फिर बोला, ये जो तुम सिर हिला रही हो, ये मेरे पहले प्रपोजल का जवाब था या इस दूसरे प्रपोजल का? ये सुनते ही तारा हैरानी से निहाल को देखने लगी और फिर हंसते हुए बोली, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कीप ट्राइंग योर लक। ये कहकर तारा निहाल से दूर होने लगी। अभी उसने 3-4 कदम ही पीछे लिए थे कि निहाल तेजी से आगे बढ़ा और फिर से उसकी कमर में हाथ डाल उसे थाम कर खड़ा हो गया। तुम्हें कितनी जल्दी है न जाने की? ये सुन तारा स्माइल करती रही। निहाल बोला, जाने से पहले कुछ बोल कर तो जाओ। तारा निहाल के नजदीक गई और उसके कान में धीरे से बोली, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड ड्रीम अबाउट मी। कहकर उसने निहाल के गाल पर किस किया। फिर एकदम से पीछे हुई और पलटकर दौड़ते हुए घर के अंदर चली गई। तारा की बात सुन जब तक निहाल संभलता, उसने रियलाइज किया कि तारा भागकर जा चुकी थी। उसकी ऐसी हरकत देख निहाल ने सिर हिलाया और वापस अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ तनिष जब से नैना की बातें सुनकर निहाल के घर से निकला था, तब से अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा था। नैना पूरा दिन पूरी शाम उसका इंतजार कर करके थक चुकी थी। उसने कई बार उसे फोन भी किया, मगर तनिष ने एक भी बार उसका कॉल रिसीव नहीं किया। नैना को अंदेशा होने लगा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तनिष ऐसा कभी भी बिहेव नहीं करता था। वो एक बेहद रिस्पॉन्सिबल इंसान था। अगर उसे कहीं जाना भी पड़ता था तो हमेशा नैना के लिए एक मैसेज जरूर ड्रॉप कर देता था, ताकि नैना परेशान ना हो। मगर आज उसके उलट तनिष का कहीं कोई अता पता नहीं था। नैना ने तनिष के कई दोस्तों को कॉल करके उसके बारे में पूछा, मगर तनिष उनके साथ भी नहीं था। नैना काफी परेशान होकर घर में इधर उधर चक्कर काट रही थी। रात के 2 बज चुके थे। तनिष वापस नहीं आया था। अगले ही दिन उन दोनों की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे। सुबह हल्दी थी, शाम को मेहंदी और संगीत, और परसों ही दोनों की शादी थी। जब नैना चक्कर लगाते लगाते थक गई तो जाकर लिविंग रूम में बने सोफे पर बैठ गई। तनिष का इंतजार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह के तकरीबन 4 बजे तनिष वापस आया तो उसने नैना को वहीं सोफे पर सोए हुए देखा। वो नैना के पास आया और कुछ पल वहीं खड़े उसे देखता रहा। उसकी आंखों के सामने वह पूरा मंजर चल रहा था जब नैना निहाल से कह रही थी कि उसके एक बार कहने पर वो तनिष को छोड़ देगी। नैना की इस बात ने तनिष को तोड़कर रख दिया था। वो हमेशा से निहाल और नैना के रिश्ते के बारे में जानता था, मगर वो जानता था कि उन दोनों का एक पास्ट था। उसके बावजूद उसने नैना को सच्चे मन से अपनाया। उसकी बहुत केयर करता था और चाहता था कि नैना जिंदगी में उसके साथ आगे बढ़े। मगर आज उसके सामने नैना की असलियत आ चुकी थी। वो भी जानता था कि अगले दिन से उसकी शादी के फंक्शन शुरू होने थे, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, मगर अपनी परेशानी किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे नैना का क्या करना है। रह रहकर उसकी आंखों के सामने नैना के साथ बिताए अच्छे और खुशी भरे पल याद आ रहे थे, और उसे लग रहा था कि शायद वो सब भी बिल्कुल फेक हो। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ना ही उसने नैना को उठाने की कोशिश की, ना ही उसकी तरफ कोई कदम बढ़ाया। अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से लॉक कर लिया। उसके बाद चेंज करके बिस्तर पर आकर लेट गया। जाने कितनी देर वो सीलिंग की तरफ देखता रहा और ऐसे ही थककर सो गया। अगली सुबह जब नैना की आंख खुली तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था, मगर तभी घर की घंटी बजी। नैना को एक पल के लिए लगा कि जैसे तनिष वापस आ गया हो। दरवाजा खोला तो उसने पाया कि उसके घर को सजाने के लिए डेकोरेटर आए थे। वक्त कम होने की वजह से उन दोनों ने यही डिसाइड किया था कि बहुत धूमधाम से शादी नहीं करेंगे, इसलिए वो अपना हर फंक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले थे, और सभी फंक्शन उनके घर के बाहर बने गार्डन में ही होने वाले थे। डेकोरेटर ने आकर अपना काम शुरू कर दिया। तब तक नैना के मॉम डैड और तनिष के मॉम डैड और कुछ खास रिश्तेदार उनके घर आ चुके थे। सभी लोग हल्दी की तैयारी में लगे थे, मगर नैना के मन में अभी भी तनिष की फिक्र थी। तनिष के बारे में सोचते सोचते नैना अपने कमरे की तरफ बढ़ी।
उसने सोचा कि जल्दी से तैयार हो जाए और फिर से तनिष्क का पता लगाना शुरू करे। घर में आए सभी लोग तनिष्क के बारे में पूछ रहे थे, मगर नैना के पास उन्हें देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसका कमरा लॉक था। यह बात उसे बहुत अजीब लगी। वह अपने घर की बनी स्टडी में जाकर अपने कमरे की डुप्लीकेट चाबी लेकर आई। उसने उस डुप्लीकेट चाबी से अपने कमरे का लॉक खोला। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो कमरे में एंटर हुई तो सामने देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि सामने बेड पर तनिष्क गहरी नींद में सो रहा था। तनिष्क को वहां देख नैना बहुत हैरान हुई। उसे पता ही नहीं चला कि तनिष्क कब घर आया और कब यहाँ आकर सो गया। और उससे भी अजीब बात कि उसने कमरा अंदर से लॉक कर रखा था। इसका मतलब यह था कि नैना कमरे में ना आए। नैना को तनिष्क का यह बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था और कहीं ना कहीं उसे कुछ बुरा होने की फीलिंग आ रही थी। मगर तनिष्क को वहां देख उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो ठीक ठाक था और घर आ चुका था। एक नज़र तनिष्क को देख नैना वॉशरूम गई और तैयार होने लगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद नैना रेडी होकर अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बाल बना रही थी कि तभी कमरे में होती खटपट की वजह से तनिष्क की नींद टूट गई। वो एकदम से उठा, अपने आसपास देखा तो सामने नैना तैयार होती दिखाई दी। नैना की नज़र भी शीशे से तनिष्क पर ही थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर नैना अपनी जगह से खड़ी हुई और तनिष्क के पास आकर बेड पर बैठ गई। क्या हुआ तनिष्क, सब ठीक है ना? तनिष्क बिना किसी एक्सप्रेशन के नैना के चेहरे को देखे जा रहा था, मगर वो बोला कुछ नहीं। नैना ने तनिष्क के हाथ पर अपना हाथ रख एक बार फिर पूछा, क्या हुआ है? जिस पर तनिष्क ने नैना का हाथ झटक दिया और एकदम बेड से उठकर खड़ा हो गया। फिर बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है, कहकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया और नैना बस उसे जाते देखती रह गई। तभी उनके बेडरूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। नैना ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि तनिष्क की मॉम उसे हल्दी के लिए बुलाने आई थी। नैना बोली, आप चलिए, मैं आती हूँ, कहकर नैना वापस ड्रेसिंग टेबल पर आई और कुछ सोचते हुए वापस तैयार होने लगी। कुछ ही देर में वो तैयार होकर नीचे पहुंच गई थी। नैना और तनिष्क की मॉम ने नैना को ले जाकर सामने लगे पार्टी पर बिठा दिया। अब सभी को सिर्फ तनिष्क का इंतजार था, क्योंकि हल्दी पहले तनिष्क को लगने वाली थी और उसके बाद नैना को। कुछ देर में तनिष्क वहां आ चुका था और फिर चुपचाप जाकर अपने आप ही पाटे पर बैठ गया। उसने एक बार भी नैना की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, मगर नैना की नज़र सिर्फ तनिष्क पर थी। वो सभी से बात कर रहा था सिवाय एक नैना के। नैना उसके इस बिहेवियर से काफ़ी कंफ्यूज्ड थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ऐसी क्या बात हो गई जो तनिष्क उससे इतना ज़्यादा नाराज है। वो अभी उससे बात करना चाहती थी, मगर इतने लोगों के आसपास होते हुए बात करना काफी मुश्किल था। इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। सभी ने पहले तनिष्क को हल्दी लगाई और उसके बाद नैना को। नैना को हल्दी लगते ही तनिष्क फुर्ती से अपनी जगह से उठा और सीधा अंदर चला गया। यह बात नैना, उसकी मॉम और तनिष्क की मॉम ने नोटिस कर ली थी। बाकी सभी लोग, दोस्त, रिश्तेदार अपनी मस्ती में लगे थे। नैना की मॉम ने उसे उठने में मदद की और फिर नहाने के लिए कमरे में भेज दिया। कुछ देर में सभी नहा धोकर लंच के लिए वापस गार्डन एरिया में आ चुके थे। दोपहर बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू होना था। नैना भी नहा धोकर तैयार हुई और नीचे आ गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा तनिष्क कहीं भी नहीं था। उसने तनिष्क की मॉम से पूछा तो उन्होंने कहा वो नहा चुका है पर थोड़ा आराम करना चाहता है, इसलिए उसने अपना खाना अपने रूम में ही मंगवा लिया था। तनिष्क की मॉम ने नैना से पूछा, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना बेटा? तनिष्क इतना गुमसुम क्यों हुआ है? क्या कोई बात हुई है? जिस पर नैना बोली, नहीं नहीं, सब ठीक है। वो एक्चुअली कल रात काफ़ी लेट घर वापस आया, इसलिए शायद थक गया होगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। उन्होंने नैना को खाने के लिए पूछा तो नैना बोली, मुझे भूख नहीं है, कुछ देर में अपने आप खा लूंगी। ये कहकर वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई जहाँ तनिष्क रह रहा था। नैना जब कमरे में आई तो उसने देखा खाने की प्लेट बिल्कुल वैसी की वैसी कॉफी टेबल पर रखी थी और तनिष्क चुपचाप किसी सोच में गुम सोफे पर बैठा था। नैना आगे बढ़ी और जाकर तनिष्क के पास बैठ गई, फिर उसके कंधे पर हाथ रख बेहद ही प्यार से पूछने लगी, तुम्हें आखिर हुआ क्या है?
तनिष प्लीज कुछ तो बताओ। जिस पर तनिष ने नैना की तरफ देखा और बोला, कुछ नहीं। नैना फिर बोली, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब है। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है। जिस पर तनिष ने सरकास्टिकली जवाब दिया, अब मुझे कोई बात परेशान नहीं कर रही है नैना, अब तो सब कुछ मेरे सामने है। जिस पर नैना सवालिया नजरों से तनिष को देखने लगी, फिर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो, किस बारे में बात कर रहे हो। तनिष ने अपने कंधे से उसका हाथ झटक दिया और बोला, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि तुम मेरी बात कभी समझ ही नहीं सकती। तुम्हें अपनी बात मनवाने की इतनी आदत है कि तुम्हें सिर्फ खुद की ही सोच लॉजिक लगती है, किसी और की नहीं। ये कहकर वो सोफे से खड़ा हो गया। नैना भी उसके साथ ही खड़ी हुई और उसे अपनी तरफ पलटते हुए पूछने लगी, तुम क्या बोले जा रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह हल्दी के टाइम भी तुमने ठीक से बात नहीं की। अभी कुछ ही देर में हमारी मेहंदी शुरू होने वाली है। तुम चाहते क्या हो। तनिष 2 कदम पीछे हुआ और फिर बोला, हमारी नहीं तुम्हारी मेहंदी, क्योंकि अब तुम ये शादी करना चाहती हो ना। जिस पर नैना फट से बोली, तो क्या मतलब तुम ये शादी नहीं करना चाहते। जिस पर तनिष व्यंग से हंसते हुए बोला, मैं तो तुमसे तब से शादी करना चाहता था जब मेरे आसपास और भी बहुत लोग और ऑप्शन थे, मगर तुम मुझसे शादी करने के लिए अब इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। नैना हैरानी से तनिष को देखने लगी और बोली, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। तुम गोल गोल बातें घुमाना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तनिष उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया और बोला, तुम्हारी मेहंदी का टाइम होने वाला है, तुम जाओ यहाँ से। नैना कुछ पल वहां खड़ी रही, मगर जब तनिष ने वापस मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा तो चुपचाप कमरे से चली गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो एक ही दिन में तनिष का रवैया नैना के साथ बिल्कुल बदल गया। पिछली सुबह तक तो वह हंसता हुआ शादी की सभी तैयारी करवा रहा था और आज कुछ अजीब सी बातें कर रहा था जो कि नैना के सर के ऊपर से जा रही थी। वो चुपचाप सभी मेहमानों के बीच आई। मेहंदी वाली आ चुकी थी। तनिष की और नैना की मम ने बड़े प्यार से उसे मेहंदी वाली के सामने बैठाया और नैना को मेहंदी लगनी शुरू हुई, मगर ना ही उसके चेहरे पर रौनक थी, ना ही वो खुशी। कल ही वो निहाल को कहकर आई थी कि क्या वो अपनी जिंदगी तनिष के साथ बिताएगी, उसके साथ आगे बढ़ जाएगी, मगर तनिष के कल के बर्ताव से वो काफी डिस्टर्ब थी। कुछ ही देर बाद उसे तनिष सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। नैना बस एकटक उसे देखे जा रही थी, मगर तनिष ने एक भी बार नैना की तरफ नहीं देखा। वो नीचे आया और सभी मेहमानों से बातें करने लगा। नैना की नज़र लगातार उसी पर बनी हुई थी, मगर वो उसे इग्नोर कर रहा था। ये बात नैना को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कुछ देर बाद नैना को मेहंदी लग चुकी थी। सभी लोग गार्डन एरिया में मस्ती कर रहे थे। तनिष अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बात करने में बिजी था। पूरा वक्त उसने एक भी बार ना ही नैना की तरफ आंख उठाकर देखा और ना ही उससे मिलने आया। नैना बस वहां बैठी की बैठी रह गई। शाम के इस फंक्शन के लिए नैना के होल्डिंग कंपनी और ड्रीम डेकोर से भी कुछ कलीग और दोस्त आए थे, जिनमें रोहन और पूनिया भी थे, मगर वो दोनों अपनी मस्ती में लगे हुए थे। नैना ने निहाल की फैमिली को भी इनवाइट किया था, मगर उन लोगों में से कोई नहीं आया था। तनिष ने अपने घर आए एक एक मेहमान को अटेंड किया, मगर नैना अपनी जगह गुमसुम बैठी रह गई। ना ही उसका किसी रीति रिवाज में मन लग रहा था, ना ही उसका किसी से बात करने का मन कर रहा था। ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन भी खत्म हो गया। अब अगले ही दिन दोनों की शादी थी। वहीं दूसरी तरफ सुबह उठते ही निहाल ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ और घर से निकलने से पहले अपने मॉम डैड के पास आया, जो कि पूल साइड पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो दोनों ही निहाल को वहां देख काफी हैरान हुए, क्योंकि निहाल कभी भी उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट नहीं करता था। वो तैयार होकर सीधा घर से बाहर निकल जाता था। चेतना जी ने बहुत ही प्यार से निहाल को अपने पास बुलाया और बोली, वाट ए सरप्राइज बेटा, आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। निहाल भी आगे बढ़कर खुशी खुशी उनके साथ वाली चेयर पर बैठ गया और बोला, मैं आप दोनों से कुछ खास बात करना चाहता हूँ। तो निहाल के डैड बोले, हाँ हाँ जरूर, कहो क्या कहना है। निहाल दोनों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा। खाते खाते ही बोला, मैं आप दोनों को ही बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी संबंध स्पेशल आ गई है। ये सुनते ही कुछ पल के लिए चेतना जी को लगा
कि निहाल नैना की बात कर रहा है, मगर अगले ही पल उनका ये भ्रम टूट गया जब निहाल ने कहा, और मेरी संबंध स्पेशल है तारा। ये सुनते ही निहाल की मॉम डैड को झटका लगा। अलकेश जी ने निहाल से पूछा, क्या तुम श्योर हो उस लड़की के बारे में? जिस पर निहाल ने चिढ़कर कहा, वो लड़की नहीं, उसका नाम तारा है। चेतना जी थोड़े गुस्से में बोली, जो भी उसका नाम है, मगर है तो वो फूल बेचने वाली ही। ऐसे कैसे तुम किसी ऑर्डिनरी लड़की के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हो? तुम्हें पता है कि सोसाइटी में उनकी कोई पोजीशन नहीं है और उनका स्टेटस भी कुछ नहीं है। अगर ये बात सोसाइटी में पता चली तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे हमारे बारे में। जिस पर निहाल खींचकर बोला, आई डोंट केयर अबाउट योर सोसाइटी मम, आई लव हर एंड सी लव्स मी, दैट्स इट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सोसाइटी मेरे बारे में क्या बकवास करती है। मैंने आपको अपने और तारा के बारे में इसलिए बताया ताकि आपको ये बात कहीं बाहर से पता ना चले, और मैं चाहता हूँ कि आप तारा से थोड़ी तहजीब से बात करें और फूलों वाली कहना बंद करें। उसका नाम तारा है और आप उसे तारा ही कहेंगे। जिस पर चेतना जी ऊंची आवाज में बोली, जिस बात का डर था वही हुआ। तुम्हें इस वक्त नैना के साथ होना चाहिए था और तुम उस तारा के पीछे पड़े हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है? जिस पर निहाल बोला, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं ये मैं खुद देख लूंगा। चेतना जी बोली, मुझे उस लड़की से तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक ये सब एक नाटक था, मगर अब मैं उसे एक पल भी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सुन निहाल को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, करना पड़ेगा और आप करेंगी, क्योंकि वो जो नाटक था मैं बहुत जल्दी उसे सच्चाई में बदलने वाला हूँ। मेरी जिंदगी में वो आ चुकी है, अब उसके सिवा किसी और के लिए ना ही मेरी जिंदगी में जगह है और ना ही मेरे पास टाइम है। कहकर गुस्से में दंदनाता हुआ वहां से चला गया। अलकेश जी जो चुपचाप चेतना जी और न्यायल के बीच में हुई आर्गुमेंट सुन रहे थे, वो हैरानी से चेतना जी की तरफ देखते हुए बोले, आखिर तुम किस नाटक की बात कर रही हो? ये सुनते ही चेतना जी सकपका गईं, क्योंकि आज तक उन्होंने अलकेश जी को कभी भी तारा और न्यायल की झूठी इंगेजमेंट के बारे में नहीं बताया था। अलकेश जी ने फिर पूछा, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, सच सच बताओ मेरे पीछे क्या चल रहा है। अब चेतना जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अलकेश जी को सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि वह झूठी इंगेजमेंट सिर्फ नैना को वापस पाने के लिए की गई थी। ये सब सुन अलकेश जी काफी शॉक्ड थे। वो बोले, मेरे पीछे इतना कुछ चल रहा था और तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? चेतना, ये जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ और तुमने इस गलत को सपोर्ट किया है। रही बात नैना की, उसकी कल शादी है और तुम सोच रही थी कि न्याल ऐसे आखिरी वक्त पर उसकी शादी तोड़वाकर उसे वापस ले आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहकर वो भी गुस्से में अपनी जगह से उठे और चले गए। चेतना जी अपना सिर पकड़कर वहीं बैठी रहीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक तरफ न्याल गुस्सा हो गया था और अब दूसरी तरफ अलकेश जी भी बेहद गुस्से में थे। अलकेश जी अपने ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपने खास खबरी को फोन लगाकर तारा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा। पता करो वो कहाँ से आई, घर में कौन कौन है, उसका पास्ट प्रेजेंट रिश्तेदार फैमिली सब कुछ। ये सुन सामने वाले ने ओके सर कहा और फोन रख दिया। अलकेश जी अभी भी तारा के बारे में ही सोच रहे थे। वैसे उन्हें तारा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तारा उन्हें काफी खुशमिजाज और समझदार लड़की लगी। वो जानते थे कि बेशक तारा की या उसकी फैमिली की सोसाइटी में कोई स्टैंडिंग हो या ना हो, चाहे वो एक ऊंचे स्टेटस से आती हो या ना हो, मगर तारा एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की थी। वह चाहते भी थे कि अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चुने, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि तारा की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर निहाल से एक बार फिर बात करेंगे। अगर सब सही रहा तो उसके डिसीजन में उसे सपोर्ट भी करेंगे। आखिर निहाल उनका एक ही बेटा बचा था और उसे मनाने और वापस पाने के लिए वो हर तरह की मेहनत करने के लिए तैयार थे। अब तक निहाल भी तारा को फ्लावर शॉप से पिक करके ऑफिस पहुंच चुका था। जैसे ही तारा ऑफिस में एंटर हुई तो सभी लोग तारा को देखकर बहुत खुश हुए। लैला ने आगे बढ़कर तारा को हक कर लिया और बोली, क्या तुम वापस आ गई? मैं बहुत खुश हूँ। तुम यही काम करोगी? जिस पर तारा ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ हम साथ काम करेंगे। यह सुन पूनिया और रोहन भी काफी खुश थे। जब उन दोनों ने निहाल के चेहरे की तरफ गौर किया तो वो बस देखते ही रह गए। आज निहाल के चेहरे पर
एक अलग ही खुशी और रौनक थी। वहां से निहाल अपनी केबिन की तरफ बढ़ गया। अब रोहन को चैन कहाँ था। वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, पूछने के लिए कि उसकी ग्लोइंग त्वचा का आखिर राज क्या है। जैसे ही रोहन निहाल के पीछे केबिन में पहुंचा, निहाल ने उसकी तरफ पलटकर कहा, यार अभी ऑफिस आया हूँ और तू आ गया पूछने। तो रोहन जल्दी से उसके पास आकर बोला, अभी क्या, अभी मुझे बता, तू इतना खुश क्यों है? तेरे चेहरे की रौनक देख, क्या बात है? और ये तारा आज ऑफिस कैसे आ गई? तूने उसे जाने से रोक लिया क्या? तू सबसे पहले ये बता, क्या तूने अपने दिल की बात उससे कही? रोहन के एक साथ इतने सारे सवाल सुन निहाल की हंसी छूट गई, जो कि अपने आप में ये एक अनोखी बात थी। निहाल की वो हंसी देख रोहन तो बस उसे आंखें फाड़ देखता ही रह गया। फिर आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अरे यार तू हंस रहा है, ये तो कमाल हो गया। क्या लड़की है? जिस पर निहाल खींचकर बोला, बकवास बंद कर यार। रोहन आगे बढ़कर उसके कंधे से कंधा टकराकर बोला, क्या बात है, लगता है तूने अपने दिल की बात उसे आखिरकार कह दी। तो बताना फिर क्या हुआ। निहाल बोला, कुछ नहीं, मैंने उसे बता दिया कि उसे प्यार करता हूँ और बस वो नहीं गई, उसने अपना जाना कैंसिल कर दिया, बात खत्म। ये बात सुनते ही रोहन बोला, तो क्या उसने आगे से कुछ नहीं कहा? कुछ तो बोली होगी ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो भी तुझे बहुत प्यार करती है। रोहन को ऐसे बच्चों की तरह सवाल करते देख निहाल इरिटेट होने लगा था। वो बोला, अरे कर देगी, वैसे भी हम सब जानते ही हैं वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। रोहन बोला, हाँ तो वो तो हम सब देख ही रहे हैं, आज तुम दोनों के चेहरे अलग ही चमक रहे हैं। क्या बात है, मतलब किसी ने सच ही कहा है, प्यार का नशा जब चढ़ता है तो बस। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि निहाल ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप हो जा यार, यहाँ ऑफिस में हर किसी को यह सब बताने की जरूरत नहीं है, फिर लोग गॉसिप करने लगते हैं और मैं चाहता हूँ सब अपने काम पर ध्यान दें। यह बात तू जानता है या पूनिया जानती है? तो ठीक है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मगर ऐसे ऑफिस में हर किसी को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इन सब से तारा अनकंफर्टेबल हो जाएगी, यार उसे आराम से काम करने दे। रोहन फिर हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर निहाल को देखते हुए बोला, तू इतना सोचता है उसके बारे में? तुझे बड़ी परवाह है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी? निहाल अब उसके सामने आया और गुस्से में अपने दोनों हाथ जेब में डालकर खड़ा होते हुए बोला, तू अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, अगर एक और शब्द बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनते ही रोहन 9-2-11 हो लिया। वहीं बाहर सभी तारा से पूछने में लगे थे कि आखिरकार उसने अपने जाने का डिसीजन बदल कैसे लिया, क्योंकि वो कल ही तो सबको बाय बोल कर गई थी। वो पढ़ने जाने वाली थी और स्वाद को लेकर वो काफ़ी खुश भी दिख रही थी। तो तारा ने उन्हें बताया कि वो कुछ वक्त के बाद जाएगी, मगर अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करेगी। ऐसे ही पूरा दिन काम में निकल गया। दोपहर के बाद रोहन और पूनिया नैना की मेहंदी फंक्शन के लिए चले गए थे। रोहन ने जाने से पहले निहाल से पूछा था, यार नैना ने हम सबको इनवाइट किया है और तू नहीं चलेगा उसकी शादी के फंक्शन में? जिस पर निहाल ने भौहें उठाते हुए कहा, नहीं यार मेरा कोई मूड नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं कल सीधा शादी में ही जाऊंगा, तारा के साथ। ये सुन रोहन ने अपनी आईब्रो नचाते हुए कहा, वाह क्या बात है। मगर जब उसने निहाल को खुद को घूरते हुए देखा तो सरपट वहां से भाग लिया। निहाल जानता था कि अब रोहन उसे चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं गंवाएगा। निहाल के घर पर चेतना जी अलग ही परेशानी में घूम रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक निहाल तारा के कितने करीब कैसे हो गया। उन्होंने बॉबी को बुलाकर हर चीज के बारे में पता करने के लिए कहा, जिस पर बॉबी ने उन्हें जवाब दिया कि शायद आपने नोटिस नहीं किया, मगर मैं बहुत वक्त से कर रहा था। मिस्टर निहाल और मिस तारा सच में एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शायद प्यार भी। उन दोनों की आंखों से पता चलता है, जिस तरह वो एक दूसरे को देखते हैं, ये तो कोई भी देख सकता है कि वो दूसरे के लिए क्या फीलिंग रखते हैं। ये बात अब तक आप क्यों नहीं समझ पाई? जिस पर चेतना जी खींचते हुए बोली, मगर तारा हमारे स्टेटस की नहीं है। अब बॉबी भी खींचने लगा था और बोला, आप क्या स्टेटस स्टेटस की बातें करती हैं? क्या वो नैना आपके स्टेटस की है? शायद हाँ, तभी तो देखिए कितनी जल्दी उसने आपके बेटे को छोड़ा और कितनी जल्दी दूसरे बंदे के साथ कल शादी भी कर रही है। बॉबी बहुत सालों से चेतना जी के लिए काम करता था, उसका असिस्टेंट होने के साथ साथ उनका हमराज भी था, इसलिए चेतना जी भी काफी बातें बॉबी से डिस्कस कर लिया करती थी।
वो भी उनकी काफी इज्जत करता था, मगर वक्त आने पर उन्हें डांट भी लेता था। बॉबी की ये बात सुन चेतना जी बोली, तुम्हें क्या हुआ है? आखिर तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? जिस पर बॉबी ने हैरानी से चेतना जी को देखा और बोला, क्या आप भूल गई? अभी कुछ ही दिन पहले उसने किस तरह आपकी मदद की थी। उसने आपके लिए वो किया जो आज तक कभी कोई नहीं कर पाया। ये सब करने के बाद भी उसने कभी इस बारे में किसी को जताया तक नहीं। वो मैं ही था जिसने जबरदस्ती जाकर मिस्टर निहाल को इस बारे में बताया, और आज आप कह रही हैं कि मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूँ। तो आप मेरी बात सुनिए, तारा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर मिस्टर निहाल तारा को पसंद करते हैं तो मुझे लगता है वो अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। कहकर बॉबी बड़े स्टाइल से पलटा और चला गया। चेतना जी उसे जाते देखती रह गई, फिर बोली, कितनी जुबान निकाल आई है इसकी। इसकी तो अकल ठिकाने लगाऊंगी मैं। कहकर उन्होंने मुंह बना लिया। शाम को काम खत्म होने के बाद निहाली तारा को घर छोड़ने वाला था। गाड़ी में बैठते ही निहाल ने तारा से पूछा, क्या तुमने बूजी से कुछ बात की? जिस पर तारा ने बस नामे से हिला दिया और बोली, नहीं, मैं उन्हें कुछ कह ही नहीं पाई। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी और फिर से एक बवाल होगा। ओ गन्ना जी, मैं कैसे हैंडल करूं इस चीज को? तारा की बातें सुन निहाल बस तारा को देखता ही रह गया। वो सच में कितनी प्यारी और इनोसेंट थी। फिर तारा ने निहाल से पूछा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, क्या तुमने अपने घर में किसी से कुछ कहा? तो निहाल काफी स्टाइल में बोला, ऑफ कोर्स, मैंने तो अपने मम डैड को सुबह ही बता दिया था। ये सुनते ही तारा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? कितनी आसानी से कह रहे हो तुम ये सब? जिस पर निहाल बोला, और क्या, इतनी सी तो बात थी। तो तारा ने फिर पूछा, आखिर तुमने उन्हें कहा क्या? तो निहाल बोला, मैंने कह दिया दैट आई लव यू एंड यू लव मी। तारा अभी भी मुंह खोले आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। फिर बोली, तुमने इतने आसानी से कह दिया, तो क्या उन्होंने तुम्हें आगे से कुछ कहा नहीं? जिस पर निहाल ने जवाब दिया, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, बस तुम मुझ पर ध्यान दो। वैसे आज रात को क्या कर रही हो? तो तारा बोली, पता नहीं, अभी घर जाकर देखती हूँ, बट आज रात को मैं वॉक के लिए नहीं आऊंगी। कल भी बहुत लेट हो गया, हमें नींद भी पूरी नहीं हुई, और बस सुबह उठते ही तुमने फोन करने शुरू कर दिए। जिस पर निहाल हंसते हुए बोला, तो क्या करता, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, तुम्हें ही याद करता रहा, इसलिए सुबह जल्दी उठकर तुम्हें फोन मिला दिया। सुनो, आज रात को हम साथ में डिनर करते हैं। ये सुनते ही तारा के फेस पर स्माइल आ गई। निहाल बोला, आज का डिनर मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। ये सुन तारा बोली, रियली, तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? पर मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ? जिस पर निहाल बोला, चलकर, और कैसे? तुम मेरे घर कभी भी आ सकती हो तारा। तुम्हें किसी भी बात से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी किसी बात के बारे में दोबारा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तारा ने ये सुन आमे से रिलाया, फिर बोली, ठीक है, मैं घर जाकर चेंज करती हूँ, फिर कुछ देर बूजी से बात करके तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तो निहाल बोला, साउंड्स गुड, मैं भी घर जाकर फ्रेश होकर तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाता हूँ। कहते कहते उसने तारा की नाक पर अपनी उंगली से टैप किया, और तारा बहुत ही प्यारी स्माइल लिए बस निहाल को देखती रही। कुछ घंटे बाद तारा निहाल के ग्लास हाउस पहुंच चुकी थी, और धीरे धीरे चुपके चुपके गार्डन से होकर पूल साइड से होकर निहाल के पास आई। निहाल ने उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तुम इतना हाफ क्यों रही हो, और ऐसे दबे पाँव आने की क्या जरूरत थी? जिस पर तारा बोली, वो मैं छुपते हुए इसलिए आई हूँ कि कहीं रास्ते में तुम्हारी मॉम या बॉबी जी ना पकड़ लें। ये सुनते ही निहाल की हंसी छूट गई, और वो बोला, क्या? और अगर वह तुम्हें पकड़ भी लेते तो क्या ही करते? जिस पर तारा बोली, वो मुझसे इतने सवाल पूछते कि मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ, और मैं सच में अभी उनसे कुछ बात नहीं करना चाहती। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए तब तक तो नहीं जब तक मैं अपनी बूजी से बात नहीं कर लेती। जिस पर निहाल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। कहकर वह उसका हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले गया। आज निहाल ने तारा के लिए इटालियन बनाया था, अगली ओलियो स्पेगेटी, गार्लिक ब्रेड और तिरामिसू, जो कि तारा का सबसे फेवरेट था। ये सब देख तारा बच्चों की तरह खुश होते हुए, तुमने मेरी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है?
और मेरी सबसे फेवरेट तिरामिसू भी। कहते कहते वो आगे बढ़ी और खुशी से निहाल के गाल पर किस कर दिया। निहाल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो एकटक तारा को देखता रहा। तारा ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई और बोली, हेलो, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया ये सब मेरी फेवरेट डिशेज हैं। जिस पर निहाल मुस्कुराते हुए बोला, सोनिया ने। मैंने सोनिया से ही पूछा था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तो उसी ने मुझे बताया कि यह सब तुम्हारी फेवरेट डिशेज है और अब से मेरी भी। ये सुनते ही तारा बहुत ही प्यार से निहाल को देखने लगी। उसने आगे बढ़कर निहाल को कसकर गले लगा लिया। निहाल समझ रहा था कि बेशक अभी तक उसने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की थी, मगर वो भी उसके करीब रहना पसंद करती थी। निहाल ने भी आगे से तारा को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ पल यूं ही खड़े रहने के बाद तारा निहाल से अलग हुई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। कहते कहते उसने अपने पेट पर गोल गोल हाथ फेरना शुरू किया और बेबी फेस के साथ बोली, जल्दी से खाना दो। तो निहाल स्माइल करते हुए बोला, चलो फिर तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे इटालियन फूड का मजा ले रहे थे और साथ ही साथ अपनी बातें भी कर रहे थे। खाते खाते निहाल बोला, वैसे तुमने एक बात रियलाइज की, 2 दिन से हम दोनों में कोई झगड़ा या आर्गुमेंट नहीं हुआ है। ये सुनते ही तारा को खांसी आ गई। निहाल ने आगे बढ़कर उसकी पीठ सहलाई और बोला, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? जिस पर तारा ने नामे से रिलाया, फिर बोली, तुम सही कह रहे हो, पिछले 2 दिन से हमें कोई भी फाइट नहीं हुई है। आई लाइक इट। जिस तरह से तारा ने यह बात कही थी, निहाल हंसे बिना नहीं रह पाया। फिर बोला, वैसे तुम भी 2 दिनों से मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव कर रही हो, देखा, तभी तो हमारी कोई फाइट नहीं हुई। यह सुनते ही तारा चिढ़ गई और बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी वजह से फाइट होती है? तुम कभी अपने आप को क्यों नहीं देखते? तुम कैसी बातें करते हो किसी से एकदम अकड़ू कहेंगे सामने वाले को, तो तुम बंदा भी नहीं समझते और तुम मुझे कह रहे हो। ये सुनते ही निहाल ने गौर से तारा को देखा, फिर बोला, यही यही बातें हैं ना जो तुम्हारी मुझे गुस्सा दिलाती हैं। तारा ने अपना फोर्क वापस प्लेट में रखा और दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए बोली, सुनो, अभी जबरदस्ती की फाइट मत करो। हम कितने प्यार से साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, अपनी इवनिंग एंजॉय कर रहे थे, तुम फिर शुरू हो गए। यह सुन अब निहाल चुप हो गया और वापस अपना खाना खाने लगा, मगर बीच बीच में घूरकर तारा को भी देखता रहा, जैसे कि उससे कह रहा हो, तुम्हें देख लूंगा। ऐसे ही हंसते खेलते दोनों की शाम बीत गई। उन्होंने एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें की, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जाना और उसके बाद निहाल तारा को उसके घर ड्रॉप करने गया। तारा के घर के बाहर पहुंचकर निहाल ने तारा से कहा, कल नैना की शादी है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ वहां पर चलो। जिस पर तारा सवालिया नजरों से निहाल को देखते हुए बोली, मगर मेरा वहाँ क्या काम? इनवाइट तो उसने तुम्हें किया है ना, और फिर वो तुम्हारी कंपनी की एम्प्लॉय भी है, तो तुम ही चले जाओ। निहाल तारा का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। हम दोनों साथ जाएंगे। अब से हम जो भी करेंगे साथ करेंगे। जिस पर तारा ने पूछा, मगर हमने अभी तक किसी को अपने इस रिश्ते के बारे में बताया नहीं है। जिस पर निहाल ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, तो क्या हुआ, बता देंगे, और वैसे भी जब सब हमें हर जगह देखेंगे तो उन्हें पता चल ही जाएगा। तारा फिर बोली, मगर इतनी जल्दी क्या है? अब निहाल खींचने लगा था, मगर इसमें छुपाने वाली बात भी क्या है? अगर हम दोनों साथ हैं तो हम क्यों इस बात को छुपाएं? आज तक वैसे भी तो हम हर जगह साथ ही जाते थे, बेशक झूठी एंगेजमेंट के नाम पर ही सही, मगर तब तो तुम इतना कभी नहीं घबराई। मगर आज जब हम सच में साथ हैं, हम दोनों के बीच कोई भी झूठ नहीं है, तब तुम इतना घबरा क्यों रही हो? जिस पर तारा ने नामे से रिलाया और धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, पर सब कुछ बहुत अनरियल सा लग रहा है। ये सुनते ही निहाल ने हैरानी से तारा को देखा। तारा बेहद ही धीमे से बोली, निहाल, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए आज जब एक इतना ज्यादा प्यार करने वाला मिला है, तो जैसे मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी लकी कैसे हो गई। हमेशा हर चीज मुझे जिंदगी में बहुत स्ट्रगल के बाद मिली है, मगर आज प्यार के मामले में मेरी किस्मत अचानक इतनी जल्दी कैसे चमक गई। बस यही सोचकर थोड़ी घबराहट होती है और डर लगता है तुम्हें खोने से। निहाल ने आगे बढ़कर उसके माथे पर किस किया और बोला, मैं तुम्हें आज एक बार फिर ये बात कहने वाला हूँ तारा,
तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए। और अगर कभी कोई परेशानी आई भी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। ये सुन तारा ने हल्की स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला दिया। फिर बोली ठीक है, अब मैं चलती हूँ, सुबह तैयार रहूंगी, तुम मुझे पिक करने आ जाना नैना की शादी के लिए। यह सुनते ही निहाल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वह बोला, दैट्स लाइक माई गर्ल, सी यू टुमारो। कहकर उसने आगे बढ़कर तारा के गाल पर किस किया और उसे गुड नाइट बोला। तारा भी गुड नाइट कहकर गाड़ी से उतर गई और फिर अपने घर के अंदर चली गई। तारा जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा सामने लिविंग रूम पर बूजी सोफे पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। तारा को अंदर आते हुए देख वो झट से अपनी जगह से उठी और तारा की तरफ आते हुए पूछने लगी, तुम इतनी लेट कहाँ से आ रही हो तारा? जिस पर तारा नजर चुराकर इधर उधर देखने लगी और बोली, वो मैं बूजी, वो मैं बाहर गई थी और बस अभी आई हूँ। बूजी हाथ बांधे उसे देखने लगी और फिर बोली, वो तो मैं देख रही हूँ कि तुम बाहर से आ रही हो, मगर इतनी रात तक किसके साथ घूम रही थी? तारा चुपचाप उन्हें देखती रही मगर कोई जवाब नहीं दिया। बूजी अब तारा के और करीब आकर खड़ी हो गई थी। वो घूर कर तारा को देखते हुए बोली, मुझे सच सच बताओ कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे साथ? कल ही तुम मुंबई जाते जाते वापिस आ गई और अचानक से कहने लगी कि तुम्हारी स्कॉलरशिप पोस्टपोन हो गई है और आज तुम सुबह से सारा दिन गायब थी। जिस पर तारा ने बात को संभालते हुए बोला, वो मैं सुबह से ऑफिस गई थी। जिस पर बूजी हैरानी से तारा को देखने लगी। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? तारा बोली, ड्रीम डेकोर्स का ऑफिस। ये सुनते ही बूजी को बहुत गुस्सा चढ़ने लगा। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम फिर उसी न्याल के पीछे पहुंच गई हो। तुम्हें मैंने मना किया था, उससे दूर रहने के लिए कहा था ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है तारा? तुम उसके ऑफिस करने क्या गई थी? तो तारा झट से बोली, मैं काम करने गई थी ना। अब जब तक यहाँ पर हूँ मैं खाली तो नहीं बैठ सकती, और वैसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर मैं लैंडस्केपिंग का काम कर रही हूँ, तो क्लाइंट को भी बीच में नहीं छोड़ सकते। प्रोफेशनल होना है तो मुझे अपना काम करना होगा ना। बस इसीलिए ऑफिस गई थी। तो जब तक मैं हूँ यहाँ पर ऑफिस तो जाऊंगी, ताकि अपना काम पूरा कर सकूं। ये सुनते ही बूजी ने नामे से रिलाया और बोली, सब तुम्हारे बहाने हैं। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम अभी भी निहाल से मिल रही हो? ये सुनते ही तारा ने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप खड़ी रही। बूजी चिल्लाते हुए बोली, जवाब दो मुझे तारा। अब तारा ने सिर ऊपर करके उनकी तरफ देखा और बोली, हाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं निहाल के साथ हूँ। मेरा मतलब है मैं और निहाल साथ हैं। बूजी एक बार फिर भड़कते हुए बोली, तुम्हारी नकली एंगेजमेंट के बारे में मैं सब जान चुकी हूँ, तो कोई नया नाटक मत शुरू करना मेरे सामने। जिस पर तारा लाचारी से उन्हें देखते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ बूजी, आई लव हिम एंड ही लव्स मी। ये सुनते ही बूजी ने अपना सिर पीट लिया। बोली, जिस बात का डर था वही हुआ। निहाल मुझे एक नंबर का मैनिपुलेटर लगता है। आखिर में उसने तुम्हें फंसा ही लिया। तारा आगे बोली, ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझे नहीं फंसाया है। यहाँ किसी ने किसी को नहीं फंसाया है। ये सुन बूजी तारा के करीब आई, उसके दोनों कंधों पर हाथ रख उसे समझाते हुए बोलने लगी, तुम समझती क्यों नहीं हो बेटा, हम उन लोगों की हैसियत का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। वो जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और उनका रहन सहन हमसे बहुत अलग है। हम उनका मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। जिस पर तारा बोली, मैं जानती हूँ, मगर मेरा यकीन कीजिए, निहाल को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। वो आपको भी जानता है, वो आपसे मिला हुआ है। मगर इस सब के बावजूद क्या आपको कभी फील हुआ उसने आपको आपके स्टेटस से, पैसों की वजह से जज करने की कोशिश की है? ये सुन बूजी एकदम चुप हो गई। तारा फिर बोली, मैं मानती हूँ निहाल की मम बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस है, मगर निहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत खुश रखता है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। प्लीज प्लीज आप हमारे साथ को एक्सेप्ट कर लो। ये सुन बूजी ने गहरी सांस ली और फिर बोली, देखो मैं नहीं जानती फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, मगर अभी के लिए मैं चुप हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपना कैरियर बनाओ। कहकर चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। तारा कुछ पल वहां खड़ी सोचती रही। उसके दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि आज अचानक बूजी इतनी देर रात उसका इंतजार क्यों और कैसे कर रही थी, जबकि जाने से पहले वह उन्हें बताकर गई थी
कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो बूजी यहाँ बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर सोचते सोचते तारा को कुछ समझ ना आया तो उसने अपना सिर झटका, वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। फ्लैशबैक 2 घंटे पहले शाम के वक्त जैसे ही तारा अपनी बूजी से कहकर बाहर गई कि वह अपने दोस्तों से मिलने जा रही है, उसकी बूजी को कुछ शक होने लगा। उन्होंने तारा को जाने दिया, रोका नहीं। उसके बाद वो अपने कमरे में आई और किसी को फोन मिलाया। दूसरी साइड से जब फोन रिसीव हुआ तो बूजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं हम दोनों के साथ? मैंने आपसे कहा था ना कि बस एक आखिरी मदद कर दीजिए हमारी। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने खुद के दम पर तारा को यहाँ तक लाई, उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी परवरिश की। कभी आपसे 1 रुपए तक की मदद नहीं मांगी। मगर आज मुझे आपकी मदद चाहिए थी तारा की पढ़ाई के लिए। जिस पर सामने से एक लेडी ने कहा, तुम जैसा चाहती थी मैंने वैसा ही तो किया गीता, बूजी का नाम। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बात की शिकायत कर रही हो। जिस पर बूजी बिगड़ कर बोली, आपने एक बार उसे स्कॉलरशिप दिलवा ही दी थी मुंबई की यूनिवर्सिटी में, तो आपने उसे पोस्टपोन क्यों करवा दिया? जिस पर सामने से आवाज आई, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लास्ट मोमेंट पर तारा ने ही खुद वहां आने से मना कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम जैसा चाहती थी तुम्हारी मदद के लिए मैंने वैसा ही किया। उसे बेंगलुरु से दूर भेजने के लिए मुंबई की यूनिवर्सिटी में उसका स्कॉलरशिप एडमिशन भी करवा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तारा को पता चल गया हो कि स्कॉलरशिप उसे मेरी तरफ से आई है? ये सुन गीता जी घबराते हुए बोली, नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। तारा इस बारे में कुछ नहीं जानती और ये हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा कि तारा को इस बारे में कोई भनक ना लगे, क्योंकि अगर उसे पता चला कि स्कॉलरशिप का ऑफर आपकी तरफ से आया था तो आप भी जानती हैं वो क्या करेगी। वो आज भी आपसे बेइंतहा नफरत करती है। ये सुन सामने से जवाब आया, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने स्कॉलरशिप पर एडमिशन में कहीं पर भी अपना नाम नहीं आने दिया। तुम जाकर तारा से बात करो और उसके यहाँ से अपनी एडमिशन रिजेक्ट करने की सही वजह पूछो, क्योंकि ज़रूर कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता है। ये सब सोचते हुए बूजी फ़ोन रख दिया। अपनी मम की ये सारी बातें सुन अब बूजी भी गहरी सोच में जा चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ सही होते होते अचानक ऐसा क्या हुआ कि तारा ने एडमिशन के लिए मना कर दिया, वो भी आखिरी मौके पर। उन्हें रह रहकर न्याल पर ही शक हो रहा था। पता नहीं क्यों उन्हें लगता था कि न्याल ने तारा का ब्रेनवॉश किया होगा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि तारा न्याल के साथ किसी भी रिलेशनशिप में पड़े। बूजी को न्याल से कोई परेशानी नहीं थी। उनकी नज़र में वो आज भी एक बहुत ही अच्छा, ईमानदार और समझदार लड़का था। मगर उसकी डोमिनेटिंग नेचर और गुस्सा तो वैसे भी पूरे शहर में मशहूर था, जिस वजह से बूजी तारा के लिए बहुत डरती थी। तारा को उन्होंने बचपन से ही बहुत नाजों से पाला था। कभी शायद उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की होगी। मगर उसके विपरीत निहाल एक काफी गुस्सैल और खड़ूस इंसान था। वह सिर्फ यही सोचती थी कि निहाल कभी तारा के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। वो तारा को खुश देखना चाहती थी। जब उन्होंने घड़ी की तरफ टाइम देखा तो समझते देर ना लगी कि आज भी जरूर तारा दोस्तों का बहाना बनाकर निहाल से ही मिलने गई होगी। उन्होंने मन बना लिया था कि आज भी वहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करेंगी और उससे साफ साफ सच्चाई जानकर ही रहेंगी। फ्लैशबैक खत्म। अब अगले ही दिन नैना और तनिष्क की शादी थी, जिसके लिए तारा निहाल के साथ जाने वाली थी। आज नैना और तनिष्क की शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए तारा निहाल के साथ जाने वाली थी। वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हुई। उसने बहुत ही सुंदर बेबी ब्लू कलर की एक ऑफ शोल्डर नी लाइन ड्रेस पहनी हुई थी, कर्ली बाल, पैरों में हील्स। तारा बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो आज सच में कुछ खास ही तैयार हुई हो। चेहरे की रौनक अलग ही लग रही थी। जैसे ही वो अपने रूम से रेडी होकर वो नीचे आई तो बूजी ने उसे आवाज देकर रोका, तारा ब्रेकफास्ट करके जाओ। तारा डाइनिंग टेबल की तरफ आई तो देखा वहां शीतल, सोनिया और बूजी तीनों ऑलरेडी टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तारा को देखकर उन तीनों के मुंह खुले रह गए। सोनिया ने तो उसको देखकर 3-4 सीटियां भी मार दी। क्या लग रही है मेरी जान, शीतल बोली। काश मैं एक लड़का होती तो तुझे अभी के अभी प्रपोज कर डालती। ये सुन तारा जोर से हंसने लगी। बूजी बस चुपचाप उसके चेहरे को देखती रही। तारा बोली, मैं कुछ ज्यादा नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है,
बस कॉफ़ी चलेगी। वो अपनी कॉफ़ी लेकर वहाँ सबके साथ बैठ गई। बूजी ने तारा से पूछा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो तारा, मगर इतना तैयार होकर जा कहाँ रही हो? जिस पर तारा बोली, वो मैं नैना और तनिष्क की शादी के लिए जा रही हूँ। बूजी ने अपनी भौहें चढ़ाई और फिर बोली, तुम्हारा नैना की शादी में जाने से क्या मतलब है? तुम उसके क्लोज कब से हुई? ये सुनते ही तारा ने गहरी सांस ली और बेहद आराम से जवाब दिया, मैं निहाल के साथ जा रही हूँ। वैसे भी नैना ड्रीम डेकोर्स में काम करती है और मैं भी उसी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। उसने आज हमारे सारे स्टाफ को इनवाइट किया है, तो हमारे ऑफिस के सभी टीम मेंबर्स वहाँ जाने वाले हैं। तो उस नाते तो मेरा वहाँ जाना बनता ही है ना, मगर मैं निहाल के साथ जा रही हूँ। उसने यह बात बेहद कॉन्फिडेंस से बोली और चुपचाप अपनी कॉफ़ी पीती रही। शीतल और सोनिया ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और उसके बाद चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। बूजी अभी भी तारा को घूर रही थी, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तभी उन्हें घर के बाहर निहाल की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। तारा अपनी जगह से उठी, टेबल पर रखा अपना फोन और बैग उठाया और बोली, मैं चलती हूँ, शाम को मिलेंगे। कहकर वो वहां से बाहर चली गई। डाइनिंग टेबल पर सोनिया और शीतल कभी एक दूसरे को देख रही थी, तो कभी बूजी को, जो कि गुस्से में तिलमिला रही थी। देखी तुमने इसकी बदतमीजी, ये किस तरह मुझे सरेआम कहकर गई है कि निहाल के साथ जा रही है। इस लड़की को कोई शर्म नहीं बची है। सोनिया ने बेहद मासूमियत से जवाब दिया, बूजी वो सच कहकर जा रही है। अगर वो चाहती तो आपसे दो चार झूठ भी बोल सकती थी, या आपको गोल गोल अपनी बातों में घुमा भी सकती थी, मगर आप उससे इसलिए गुस्सा हो रही हैं क्योंकि वो आपको सच कहकर जा रही है। ये सुन बूजी एकदम चुप हो गई। सोनिया और शीतल ने भी अपना अपना नाश्ता खत्म किया और अपने काम पर चली गईं। वहीं दूसरी तरफ तारा अपने घर से बाहर आकर निहाल की गाड़ी में बैठ चुकी थी। निहाल ने नेवी ब्लू कलर का कस्टम मेड 3 पीस सूट पहना हुआ था। तारा उसको देखकर स्माइल करते हुए बोली, वाओ समवन इज लुकिंग हैंडसम टुडे। निहाल ने भी स्माइल करते हुए कहा, क्या बताऊं, अपनी इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड के लिए स्पेशली तैयार होकर आया हूँ। ये सुनते ही तारा हंसने लगी। फिर वो बोली, मैंने कल रात बूजी को हमारे बारे में बता दिया। ये सुन निहाल ने झट से तारा की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां इंटरबिन करते हुए बहुत ही प्यार से पूछने लगा, सब ठीक है? तुम्हारी बूजी ने तुम्हें ज्यादा कुछ कहा तो नहीं? जिस पर तारा ने नामे से हिलाया और बोला, उन्होंने मुझे डांटा ही नहीं। निहाल हैरानी से तारा की तरफ देखने लगा और बोला, वाह मेरी शेरनी, कल तक तो तुम कितनी घबराई हुई थी और आज कितने चिल करके जवाब दे रही हो। मतलब तुम्हारी बूजी ने तुम्हें कुछ खास कहा नहीं? मतलब उन्होंने हमारा रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है? जिस पर तारा झट से बोली, नहीं ऐसा नहीं है। उन्हें अभी भी वो झूठी एंगेजमेंट वाली बात अच्छे से याद है। तो गुस्सा तो कर रही थी और उनका गुस्सा करना लाजमी भी है, पर तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है अब मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। ये सुनते ही निहाल ने तारा का हाथ ऊपर उठाया और उसे किस करके बोला, मुझे पता है तुम कर लोगी, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके बाद वह गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में वो लोग नैना के घर पहुंच गए थे, जहाँ पर शादी की सभी रस्में होने वाली थी। तारा और निहाल से पहले पूनिया, रोहन और ड्रीम डेकोर्स के कुछ और कलीग्स वहां पहुंच चुके थे। सभी एक दूसरे से मिले और फिर अपनी ही मस्ती में लग गए। नैना और तनिष्क की शादी उनके घर के बाहर बने गार्डन में ही होने वाली थी, जहां बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था। कुछ क्लोज फैमिली, दोस्त, कलीग्स और कुछ प्रेस रिपोर्टर्स, क्योंकि आफ्टर ऑल नैना एक काफी बड़ी होल्डिंग की पार्टनर थी। तनिष्क भी एक 5 स्टार होटल की चेन का मालिक था, इसलिए वहां पर प्रेस रिपोर्टर का होना बनता था। पंडित जी आ चुके थे। तनिष्क भी पूजा के लिए वेदी में बैठ चुका था। तभी पंडित जी बोले, आगे की रस्मों के लिए कन्या को बुलाएं। कुछ ही देर में वहां पर नैना की एंट्री हुई। उसने सिर अभी भी नीचे झुकाया हुआ था, मगर उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसका चेहरा अभी भी मायूस और मुरझाया हुआ लग रहा था। वहीं तनिष्क, जो कि वेदी में बैठा था, बिना किसी एक्सप्रेशन एक शून्य में देखे जा रहा था। दोनों के मॉम डैड उन दोनों की हालत को देखकर काफी परेशान थे। उन लोगों ने उनसे अलग अलग होकर बात करने की कोशिश की, मगर दोनों ने ही इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। जैसे ही नैना स्टेज पर चढ़कर बेदी की तरफ बढ़ी, तनिष्क अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब तनिष्क और नैना एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तनिष्क एकटक नैना को घूरे जा रहा था और नैना की नजर भी तनिष्क के ही चेहरे पर बनी हुई थी, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि तनिष्क अब क्या करने वाला है। जैसे ही पंडित जी ने गठबंधन के लिए कहा, तनिष्क ने उन्हें हाथ देकर रोक दिया और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है पंडित जी, ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड थे और सबसे ज्यादा शौक में थी नैना, जिसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ हुआ तो क्या हुआ। वो आगे बढ़कर तनिष्क के कंधे पर हाथ रखकर बात करने को हुई, मगर तनिष्क ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, मुझसे दूर खड़े होकर बात करो। नैना बोली, अगर तुम चाहते हो तो हमें चलकर पहले बात करनी चाहिए। जिस पर तनिष्क बोला, अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नैना, तुमने सब खत्म कर दिया। उन दोनों के बीच की जो कुछ भी हो रहा था, वहां खड़े सभी लोग सुन रहे थे और मीडिया वालों से कैप्चर भी कर रहे थे। तनिष्क और नैना के बीच में उस बातचीत को सुन निहाल और तारा भी काफी हैरान थे। तनिष्क बोला, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकता हूँ जो मेरे पास सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई और ऑप्शन नहीं बचा। यह सुन नैना झट से बोली, तुम्हें गलतफहमी हो रही है तनिष्क, ऐसा कुछ नहीं है। अब तनिष्क चिल्लाकर बोला, ऐसा ही है, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया, मगर तुम्हारा दिल हर पल किसी और में ही अटका रहा। वो जो कुछ भी कह रहा था नैना अच्छे से समझ रही थी, और कहीं ना कहीं निहाल और तारा भी, क्योंकि इस समय उसने निहाल का नाम नहीं लिया सबके सामने, इसलिए ये बात मीडिया वालों को ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। तनिष्क आगे बोला, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, बहुत समझाने की कोशिश की कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश रह सकते हैं। मैंने तुमसे ये तक पूछा कि अगर तुम चाहती हो तो हम शहर, क्या हम ये देश छोड़कर ही कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करें, मगर तुम वापस अपने अतीत में ही भागती रही। और अब जब तुम्हारा अतीत खुद आगे बढ़ चुका है और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुम मुझसे शादी करने आई हो। नैना एकटक तनिष्क की तरफ देखती रही और उसकी बात सुनती रही। उसकी आंखों में लपालप आंसू भरे थे। रोते रोते उसकी हिचकियां बंधने लगी थीं, मगर वो अपनी सफाई में कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि जो कुछ भी तनिष्क कह रहा था वो सब सच था। उन दोनों के बीच की बात सुन उन दोनों के ही मम डैड काफी शौक में थे। तनिष्क के डैड ने आगे जाकर तनिष्क के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तनिष्क कम डाउन, अगर तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उसे बैठकर बात करो और रिजॉल्व करो। इस तरीके से सबके बीच में तमाशा करने की जरूरत नहीं है। जिस पर तनिष्क अपने डैड की तरफ बढ़ा और बोला, अब कोई तमाशा नहीं होगा डैड, क्योंकि मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। ये कहकर वहां से चला गया और नैना वही मंडप में खड़ी रोती रह गई। उसके मॉम डैड ने और तनिष्क की मॉम ने आगे जाकर नैना को संभालने की कोशिश की, मगर नैना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तनिष्क के डैड ने आगे बढ़कर सभी गेस्ट के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें जाने के लिए कह दिया। धीरे धीरे सभी गेस्ट वापस जाने लगे थे। नैना की हालत देख निहाल काफी परेशान होने लगा था। यह बात तारा भी समझ रही थी। आफ्टर ऑल वो दोनों बचपन के दोस्त थे। उसे भी नैना के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और वो सब जानती थी जो कुछ भी हुआ उसमें नैना की ही गलती थी। तनिष्क पहले दिन से ही उसे सच्चे मन से चाहता था और उसके साथ अपना घर बसाना चाहता था, मगर नैना ही कभी इधर कभी उधर के चक्कर में सब कुछ खो बैठी। कुछ ही देर में नैना की मम उसे वहां से घर के अंदर ले गई। निहाल ने ड्रीम डेकोर्स के सभी कलीग्स को वापस ऑफिस जाने के लिए कह दिया और तारा को देखकर बोला, ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस पर तारा बोली, जो भी हुआ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर तनिष्क को शादी नहीं करनी थी तो ये बात कल भी कह सकता था, मगर आज यहाँ सबके बीच में मीडिया के सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी। तनिष्क की हरकत सबको बहुत बुरी लग रही थी, मगर अब वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए सब धीरे धीरे अपने घर वापस जाने लगे। निहाल ने तारा की तरफ देखा और बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं जाकर एक बार नैना से मिल लूं। वो मेरी बचपन की दोस्त है और आज उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है। एक बार जाकर मैं उसका हालचाल पूछना चाहता हूँ। जिस पर तारा ने उसे पलकें झपकाते हुए जाने का इशारा किया और बोली, वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम जाओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में ही वेट करूंगी। तारा की बात सुन निहाल ने एक हाथ उसके गाल पर रखा, फिर प्यार से बोला। ओके कहकर निहाल घर के अंदर चला गया और तारा गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब निहाल घर के अंदर गया तो उसने वहीं सबके सामने लिविंग रूम में नैना और तनिष्क की मौत को सिर पर हाथ रखकर बैठे देखा। वो नैना की मॉम के पास जाकर बैठा और बोला, आंटी आई एम रियली सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ
नहीं होना चाहिए था। नैना कहाँ है, कैसी है? जिस पर नैना की मम बोली, मैं नहीं जानती बेटा। हम उसे अंदर लाए और रूम में फ्रेश होने, कपड़े चेंज करके बाहर आने के लिए बोला, मगर जब हमने वापस जाकर देखा तो वो घर पर है ही नहीं, वो कहीं चली गई है। जिस पर न्याय हैरानी से बोला, मगर कहाँ चली गई है, वो भी बिना किसी को बताए? तनिष्क की मम बोली, मुझे लगता है हमें उन दोनों को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। अभी दोनों ही गुस्से में है। अगर हम उन्हें स्पेस दें और उनका गुस्सा शांत हो जाए तो अपने आप घर लौट आएंगे। उनकी बात सुन निहाल ने हाँ में से हिलाया और वहां से उठकर बाहर आ गया। जैसे ही वो आकर गाड़ी में बैठा तो तारा ने उससे पूछा, तुम इतनी जल्दी आ गए, कैसी है नैना? जिस पर निहाल बोला, मुझे नहीं पता, मैं उससे मिल नहीं पाया। कुछ ही देर पहले वो कहीं चली गई, शायद वो अकेला रहना चाहती है कुछ टाइम। ये सुन तारा ने बोला, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, वो एक स्ट्रांग लड़की है। यह सुन निहाल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। शादी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सबका मूड खराब था। निहाल ने तारा को उसके घर ड्रॉप किया और उसके बाद खुद ऑफिस चला गया। नेक्स्ट